भौतिकी में भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इनमें केवल हमें परिमाण चाहिए होता है और दिशा नहीं चाहिए होती। लेकिन सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, अदिश राशि। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, वो सदिश राशियां। अब कौन सी होंगी सदिश राशियां? इसका उदाहरण है जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल आदि। समय में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कोई आपसे टाइम पूछता है तो मान लिया 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, तो सुबह शाम के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगर 8 बजे हैं सुबह के तो पूरब दिशा में भी घड़ी लगी होगी, उसमें वही समय होगा, पश्चिम में भी, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण सब में वही होगा। द्रव्यमान में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी, जो आप पथ तय करते हैं उसकी लंबाई दूरी कहलाती है, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं, वो कहलाती है अदिश राशि। सदिश राशियां जिनमें परिमाण और दोनों चाहिए, जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग आदि। अब इनमें कैसे दिशा की आवश्यकता होती है? जैसे मान लिया एक मेज रखी है और मेज को आपको खिसकाना है, तो खिसकाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अब किस दिशा में ले जाना है, बल भी आपको उधर ही ले जाना होगा। मेरे हाथ में बॉक्स है, अगर मैं इसे इधर ले जाना चाहता हूं तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, और बल अगर मैं इधर लगाऊं तो कैसे चला जाएगा इधर? तो जब बल लगाऊंगा तो मुझे ये भी देखना होगा कि मुझे इसे किधर ले जाना है, अर्थात दिशा की आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य करने के लिए बल आपको अगर लगाना है तो बल के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे बल किस दिशा में ले जाना है। अगर इसको मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ तो उठाने के लिए हमें बल चाहिए, ऊपर उठाना तो बल भी हमें ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बल इधर लगाएं। तो बल किस वस्तु को किधर ले जाना है उसके अनुसार उसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए बल में दोनों चीजें हो जाती हैं, कितने न्यूटन बल लगाना है, किस दिशा में लगाना है, कितने न्यूटन परिमाण, किधर लगाना है, दिशा, तो दोनों चाहिए। तो इसलिए बल कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन, अगर आपको कहा जाता है कि इस वस्तु को 2 मीटर उत्तर की ओर विस्थापित करना है, ले जाना है, तो इसमें 2 मीटर परिमाण है और उत्तर की तरफ दिशा है, तो परिमाण भी है और दिशा भी। केवल अगर 2 मीटर ले जाना होता है, चाहे उत्तर ले जाए, पूरब ले जाए, पश्चिम ले जाए, किधर भी ले जाए, दिशा ना होती तो क्या होता है? दूरी। लेकिन अगर दिशा भी है तो वह है विस्थापन। ऐसे वेग, परिमाण के साथ में दिशा भी होता है, 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की तरफ, ये वेग कहलाएगा। केवल 20 मीटर है, दिशा नहीं है, चाल कहलाएगी। तो इस तरह से जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा, परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं सदिश। वेक्टर भी कहते हैं इनको, कहते हैं वेक्टर, और इसको स्केलर। तो ये तो हुई राशियों की बात कि 2 प्रकार की राशियां होंगी, सदिश और अदिश। अब इनको लिखते कैसे हैं, इनका निरूपण कैसे करते हैं? जैसे मान लिया आपके पास बल है, आपने कहा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्या परिमाण। अब इसमें दिशा भी आएगी। मान लिया ऊपर उत्तर की तरफ आप ये बल लगाते हैं, तो ये सदिश राशि होगी। सदिश राशि के निरूपण के लिए इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं, या कुछ बुक्स में इसको कैपिटल बोल्ड लेटर में भी लिख दिया जाता है। अगर बोल्ड लेटर लिख रखा है तब भी वो सदिश होगी,
केवल ये है तो उसमें परिमाण है 2 न्यूटन, ये परिमाण। लेकिन अगर इसे आप बोल्ड कर देते हैं तो ये सदिश हो जाती है 2 न्यूटन उत्तर की तरफ। बोल्ड कर देना सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, उसमें परिमाण और दिशा होंगी, या उसके ऊपर आप नॉर्मल लेटर लिखें और उसके ऊपर आप तीर का निशान लगा दें तो वो सदिश राशि हो जाती है। जैसे मान लिया हम लिखते हैं कोई ए वेक्टर, ए सदिश है, तो इसके साथ में 2 चीजें आएंगी, इसका परिमाण आएगा और इसकी दिशा आएगी। ये जो परिमाण है, परिमाण, इसको लिखने का एक और तरीका, ए को आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, या अगर आपने कैपिटल लेटर लिखा है और वो बोल्ड किया आपने, उसका परिमाण, तो ये परिमाण हो जाता है और साथ में दिशा हो जाती है। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने कहा था कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर 20 मीटर उत्तर की तरफ है, तो इसे निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का निर्धारण करना पड़ता है। मान लिया ये कहा आपने उत्तर, ये कहा आपने दक्षिण, ये कहा आपने पूर्व और ये कहा आपने पश्चिम। तो अब आप उत्तर की दिशा में 20 मीटर पर सेकंड व्यक्त करना चाहते हैं या 20 मीटर की लाइन प्रदर्शित करना चाहते हैं। 20 मीटर की लाइन खींचना संभव नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पैमाना लिया जाता है। और पैमाना, मान लिया आपने 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर कहा, तो 20 मीटर कितना, 5 1 सेंटीमीटर, 5 और 20 4 सेंटीमीटर। तो जो एक ए वेक्टर है ये आप 5 मात्रक किधर, उत्तर की तरफ है, अर्थात 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन, 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर लाइन उत्तर की तरफ खींचेंगे तो ये ए वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। परिमाण इसकी लंबाई, दिशा इस तीर की नोक। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर को प्रदर्शित करता है, तो ये तो कहलाता है हेड, शीर्ष भी कहलाता है, बाणाग्र भी कहलाता है। बाणाग्र उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है और उसकी लंबाई इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये टेल कहलाता है, पूंछ भी कह देते हैं, प्रारंभिक सिरा भी कह देते हैं। तो ये हो गया वेक्टर को निरूपित करने का तरीका। क्या तरीका हुआ, इसकी लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करेगी, इस तीर की नोक बाणाग्र या हेड इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये निरूपित करने का तरीका होगा। अब जो वेक्टर राशियां होती हैं उनको साधारण विधि से ना तो आप जोड़ सकते, ना ही उनको साधारण विधि से घटाया जा सकता। उनके जोड़ने घटाने की विधियां भी अलग होती हैं और उनको गुणा करने की भी विधियां अलग होती हैं। अब गुणा भाग या जोड़ना या घटाना, इन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं या वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या होंगी जो आपको इस पूरे लेसन में बड़ी काम आएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे पूरे लेसन के लिए। सबसे पहला समान वेक्टर। समान वेक्टर क्या होते हैं? समान वेक्टर वो होते हैं कि जैसे आपने ये एक वेक्टर लिया, ये लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। बाणाग्र किसको प्रदर्शित करता है? इसकी दिशा को। एक दूसरा वेक्टर आपने लिया बी वेक्टर। आप देख लें दोनों की लंबाइयां समान है, दोनों के परिमाण समान होंगे, दोनों की दिशाएं समान है, तो ऐसे वेक्टर को हम समान वेक्टर कह देते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो समान वेक्टर कौन से होंगे? ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं।
एक होता है समांतर वेक्टर। समांतर वेक्टर में दोनों की दिशाएं समान होती हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। परिमाण भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन दोनों की दिशाएं समान होती हैं। तो यहां पर आप पैरेलल का सिंबल लगा यूज करेंगे समांतर प्रदर्शित करने के लिए, उनकी दिशाएं समान बताने के लिए। लेकिन अगर परिमाण और दिशा दोनों समान है तब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात दोनों वेक्टर समान हैं। तीसरा विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर मान लिया राइट साइड में है, दूसरे की दिशा इसके ठीक अपोजिट है, ये बी वेक्टर हो गया। दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो परिमाण अगर हमें लिखना हो ए बराबर बी, दोनों के परिमाण समान लेकिन चूंकि दिशाएं विपरीत होगी, अगर हम इनकी दिशाएं भी कहते हैं, अब ये सदिश राशियां बन गई, परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत, तो आप माइनस साइन लगा देते हैं, अब ये विपरीत वेक्टर बन जाते हैं। अगला आता है शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर, मान लिया आपके पास कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर में से आप ए वेक्टर को ही घटा देते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ था, ये भी 20 मीटर नॉर्थ है, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास शून्य। अब इसको आप शून्य भी लिख सकते हैं या आप इसको, चूंकि सदिश राशियों का अंतर है तो इसलिए शून्य वेक्टर भी लिख सकते हैं। शून्य वेक्टर की दिशा निश्चित नहीं होती, परिमाण 0 लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती। इसे आप उत्तर दक्षिण आर्बिट्रेरी होती है, स्वैच्छिक होती है, कोई सी भी दिशा आप ले सकते हैं, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अगला एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, एकांक सदिश। अब जैसे इसके नाम से ही आपको लग रहा है एकांक सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो एकांक वेक्टर कहलाता है। यह है ए वेक्टर, इसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने शुरू में लिया था 20 मीटर उत्तर की तरफ, परिमाण कितना था इसका 20। अगर आपको एकांक वेक्टर लिखना है तो आप इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ये एकांक वेक्टर कहलाएगा। बी वेक्टर लिखना है, बी का एकांक वेक्टर लिखना है, इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये एकांक वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर का एकांक वेक्टर लिखना है, सी के ऊपर कैप लगा देंगे। एक्स का आपको एकांक वेक्टर लिखना है, एक्स के ऊपर कैप लगा देंगे। अगर आपने तीर का निशान लगाया तो उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने कैप लगा दी तो उसका परिमाण केवल एक होगा। कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ए वेक्टर 20 मीटर नॉर्थ की तरफ है, अब इसका हम अगर परिमाण लें, अर्थात ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, तो क्या आएगा 20 मीटर। परिमाण लिया केवल आपने, अब आप ए वेक्टर को इसके परिमाण से भाग कर दें, क्या आएगा 20 मीटर नॉर्थ और ये 20 मीटर, ये से भाग हो गया तो ये कितना आ गया? एक। केवल दिशा बची, एकांक है केवल दिशा, अर्थात केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कैप लगा देते हैं, वो एकांक सदिश बन जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने आपको बताया समान वेक्टर, समांतर वेक्टर, विपरीत वेक्टर, शून्य वेक्टर, एकांक वेक्टर। अब इसके बाद समतलीय वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर कौन से होंगे? जो एक ही तल में आते हैं, ऐसे वेक्टर को हम समतलीय वेक्टर कह देते हैं। जैसे मान लिया ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है और ये बुक का तल है, ये कोई भी प्लेन है, तो दोनों अलग अलग तल में, ये क्षैतिज तल में और ये ऊर्ध्वाधर तल में। लेकिन अगर दोनों वेक्टरों को मैं ऐसे ले लूं तो ये दोनों एक ही तल में आ जाते हैं, ऐसे वेक्टर को हम समतलीय वेक्टर कह देते हैं। ये कौन से होंगे? अगला आएगा
समतलीय वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में हो, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर बोर्ड के तल में है। आपने एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर ये लिया, तो दोनों एक तल में नहीं है, एक बोर्ड के तल में, इसके लंबवत तल में। लेकिन अगर आपने दोनों एक ही तल में ले लिए, बोर्ड के तल में ले लिए, तो ये क्या कहलाएंगे? समतलीय वेक्टर। अब इसके बाद आता है लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपने पढ़ रखा है लंबकोणीय अक्षें कितनी होती हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये कहलाती है एक्स अक्ष, ये कहलाती है वाई अक्ष और ये कहलाती है जेड अक्ष। अब आपको केवल दिशा बतानी है। दिशा बताने के लिए क्या करते हैं? एकांक वेक्टर यूज करते हैं। एक्स अक्ष की केवल दिशा बतानी है तो आप एकांक वेक्टर यूज करेंगे। वाई अक्ष की दिशा बतानी है तो एकांक वेक्टर यूज करेंगे। जेड अक्ष की दिशा बतानी है तो एकांक वेक्टर यूज करेंगे। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर जे कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जेड अक्ष में एकांक वेक्टर के कैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लिया आपने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में। अब हमें एक्स अक्ष नहीं लिखना, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा आपने आई कैप लिख दी। अगर आपको यही वाई अक्ष की दिशा में लिखना है तो आई की जगह जे कर देंगे। अब ये किसको प्रदर्शित करेगा? जे कैप वाई अक्ष को। और यही 20 मीटर अगर आपको जेड अक्ष की दिशा में प्रदर्शित करना है तो यहां पर क्या कर देंगे? के कैप। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर के कैप। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना होगा। हर किन्हीं दो के बीच का कोण कितना होता है? आई और जे के बीच का कोण अर्थात एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री। जे और के अर्थात वाई और जेड अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री। जे आई और के बीच अर्थात एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। तो इसलिए ये लंबवत एकांक कहलाते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहलाते हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अच्छा